क्रीम पाउडर ने मेरी दुनिया चेंज करी। क्रीम पाउडरा घसने की लेने मेरी निर्मला समझ की लेने मेरी निर्मला समझने की लेने। आज के हमारे खास मेहमान लोक गायक राकेश खनवाल जी हैं। कद्दू कटेगा सब में बटेगा। तो फिर जाते थे तो लाते थे खाते थे। अगर आप एक कार्टून कैरेक्टर होते तो क्या होते? कुछ चीज़ें चेंज भी करनी थी। वो समोस जलेबी हुआ था तो उसको दही जलेबी करना था। तो बहुत चीज़ें थी मतलब कि और इसको सुधार करूँगा करके। मोगली मुझे अच्छा लगता है ना, मेरा बेटा भी देखता है, बेटी भी देखती है, तो दोनों देखते हम तीन देखते हैं उसको। जो भी बड़ा कलाकार होगा ना वो रामलीलाओं से ही सीखा हुआ होगा। बंदर बन जाता था या लंगूर बन जाता था। कोई आपका गाना सुन रहा हो, उसको काफी ज्यादा पसंद आ रहा हो, लेकिन आप उसके सामने खड़े हो, आपको पहचानता ना हो। हाँ, बहुत जगह है। एक एंटीना होता था, वो एंटीना को रात भर जब तक सही नहीं होती थी तब तक घुमाने में ही होते थे उसको। तो मैं टीचर बनने का भी शौक था मुझे। मैंने कहा मैं टीचर बनूंगा करके। अरे हिमोली होलदार की चली हिमोली हाथला घड़ी चैनला। गाने भी निकल रहे हैं, फिर उसके बाद कुछ हो ही नहीं रहा है। जितने सीढ़ी थे मेरे सब तोड़ दिए मैंने। बहुत सालों से संघर्ष कर रहा था मैं। 1 साल तक फ्री में काम किया मैंने, 1-1.5 साल तक। उसमें जब भी सन 2004 में मैं नीचे बैठा था, मैंने कहा हे माँ मुझे इस मंच में आना है। 2 महीने केबल में काम किया, उनके साथ फोटो खिंचाते थे। तो हमारे साथ ऐसे कोई फोटो नहीं खिंचाते थे। तो कभी मैंने बात बोली नहीं, आज आ रही है दिमाग में तो बोल ही देता हूँ। योर डिग्री योर डिप्लोमा मेरे के काम में नहीं आई। चाहे आप कितने अच्छे आर्टिस्ट क्यों ना हो, आपकी पहचान नहीं है। न्योली क्या है, भगनौल क्या है, और क्या कहते हैं न्योली छपेली क्या है, चाचरी क्या है। तो मुझे मेरे टीचर भी मुझे इतने अच्छे मिले, मुझे भगवान ही मिले मेरे टीचर भी। मेरे माता पिता पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं तो पहले अपनी जो यहाँ की इंडस्ट्री है, मतलब ऐसी इंडस्ट्री कहीं की नहीं है। मुझे ना सबसे बड़ा सपोर्ट मेरी वाइफ का ही है। मेरे लिए उत्तराखंड सर्वोपरि है। अपने उत्तराखंड को छोड़ के मत जाना, अपने उत्तराखंड को ही लेके आगे आना। नमस्कार पहलाग, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 पॉडकास्ट और एक बार फिर हम आपके बीच एक खास मेहमान को लेकर आए हैं। और एक खास मेहमान कुछ ऐसे हैं जिन्होंने देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी लड़कियों को क्रीम पाउडर लगाने पर मजबूर कर दिया है। तो आप पहचान ही गए होंगे कि आज के हमारे खास मेहमान कौन है। आज के हमारे खास मेहमान लोक गायक राकेश खनवाल जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 31 पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। क्रीम पाउडर की जिक्र हो ही गया है, जो आपका गाना बहुत ज़्यादा वायरल रहा था, बहुत खूब इसने जो चर्चा बटोरी थी। तो इसके पीछे की कहानी क्या रही थी, आप इससे शुरुआत करते हैं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 31 का, आज मुझे बुलाने के लिए और मेरे विचारों को रखने के लिए। तो मैं कहूँगा क्रीम पाउडर की जो कहानी है वो बहुत एक अलग कहानी है। इस कहानी की लॉकडाउन लगा हुआ था, तो लॉकडाउन में हम लोग पहले सभी लोग पहाड़ चले गए थे जी। उसके बाद फिर जब लास्ट वाला जो लॉकडाउन लगा उसके फर्स्ट में जो 5-6 महीने के लिए जो खुला था, तो हम हल्द्वानी आ गए थे। तो फिर लॉकडाउन लग गया था, तो हम हल्द्वानी थे। एक दिन एक्चुअली हम ऐसे ही बैठे हुए थे स्टूडियो के अंदर। मैं हो गया, हमारा दीपक कुलस भाई हो गए, तो हम 2 भाई ऐसे ही बैठे हुए थे। तो शाम को हम मतलब थोड़ी लेट जैसी हो गई थी। तो मैंने कहा उनसे यार कि एक ऐसा इस तरीके का गाना है, तो ये कब से मन में आ रहा है, इसको लिखा जाए तो कैसा होगा। तो उन्होंने कहा दादी लिखो कैसा होता है। तो मैंने फिर एक गाना लिखा, तो वहीं स्टूडियो में ही बैठ के लिखा था। इसका मुखड़ा मैंने तैयार किया, तो तैयार किया। उन्होंने कहा यार राकेश भाई एक काम करते हैं, इसको हुआ तो अच्छा है, इसको कुछ ड्यूट टाइप का बनाते हैं, मेल फीमेल का। अब मैंने कहा मेल फीमेल में क्या चीज़ बनेगा ये। तो उन्होंने कहा यार कुछ बनाओ, कुछ दिखा, मतलब कुछ वो करो। मैंने कहा मेल फीमेल में ऐसा ही। फिर एक्चुअली क्या हुआ कि मेरी वाइफ का कॉल आ गई थी मुझे, तो मैंने कहा उनको मैं आ रहा हूँ करके। तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं मैं नहीं जा पाया उस टाइम पर, क्योंकि मुझे गाना लिखना था। तो उनके बाद फिर कॉल आया, फिर वहीं से उस गाने का पूरा टॉपिक चेंज हुआ। जो मियाँ बीबी के ऊपर जो उनका झगड़े से लेके पूरा जैसे क्या कहते हैं उनका जब मेकअप से लेके, मैंने कहा यार एक काम करवाऊँ, कुछ इस तरीके का इसको बनाया जाए। तो गाना फिर वहाँ पर मैंने लिखा। मेरे साथ हमारे छोटे बड़े दाजू दीपक कुलस भाई थे। तो फिर ये गाना पूरा लिख के पूरा तैयार होके, तो जब ये गाना क्या कहते हैं मैंने वो करा, तो घर में गया था। तो कहीं हमको दूसरे दिन कहीं पर जाना था, शादी इसमें कहीं पर जाना था। तो वाइफ से मैंने कहा तैयार हो जाओ। उन्होंने कहा यार मेरे पास कुछ अंतरे नहीं बनाए थे मैंने, इसे खाली मुखड़ा बना था इसका। अच्छा। तो वाइफ ने बोला मेरे से एक काम, मेरे पास तो साड़ी है नहीं, सबने देख रखी है साड़ी, तो मैं कैसे वो करूँ। तो वहाँ से टॉपिक मुझे मिला कि निभली और साड़ी में थे निभला चप्पला। जब मैंने कहा वहाँ पर मैंने क्या बोला उसको, तैयार है तू है जा भागी, नहीं कर तू दे देना। मैंने कहा तू तैयार हो जा,
क्यों कर रही है, वहाँ जल्दी जाना है। उसने कहा मेरे पास साड़ी नहीं है, तो वहाँ से टॉपिंग जो मिले कुछ टॉपिंग मिले, तो फिर वहीं से गाना बना। फिर दूसरे दिन फिर वहाँ स्टूडियो में गया, तो ये गाना पूरा फाइनल लिखा मैंने। तो उसके बाद फिर हमने दीपक भाई से कहा कि यार किससे रिकॉर्ड किया जाए। तो ये था कि मंगोली भाई हमारे हल्द्वानी आए हुए थे, तो मंगोली भाई को हमने स्टूडियो में बुलाया। मंगोली भाई ने वहीं पर एक खाली वो टन 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 वाला एक टोन बजाई उन्होंने। तो टोन बजाई तो उन्होंने कहा यार इसमें गा दो तुम, अभी फ़िलहाल के लिए इसमें गा दो इस गाने को। फिर अब हमने कहा यार फीमेल किसको बुलाएं, तो दीपक भाई ने कहा एक काम करते हैं, माया जी को बुलाते। माया जी आजकल हल्द्वानी में आई, तो माया जी को बुलाया फिर हमने। तो माया जी को बुलाया पहले। माया जी को गवाने के लिए मैंने खाली गाया था ये गाना, एक टेक में गया था, वैसे ही गा दिया था मैंने कहा कि माया जी गाएंगे करके। तो उनको थोड़ा सा एक होता है, जैसे फीमेल का गाना है मेल का गाना है, तो उससे थोड़ा सा एनर्जी टाइप की मिल जाती, जी जी। तो थोड़ा सा सरल हो जाता है गाने के लिए। तो मैंने कहा चलो, मंगोली जी ने कहा तुम एक काम करो राकेश भाई, इसको गा दो फटाफट, ऐसे ही गा दो। मैंने वो गाना गा दिया वैसे ही। तो उसमें कुछ चीज़ें चेंज भी करनी थी, वो समोस जलेबी हुआ था, तो उसको दही जलेबी करना था। तो बहुत चीज़ें थी मतलब कि, और इसको सुधार करूँगा करके। तो वो सुधार जो करना था वो लिखा भी था मैंने एक्चुअली। तो उसके बाद क्या कहते हैं, माया जी आई, तो माया जी ने भी गाया ये गाना। तो माया जी ने गाया तो सब कुछ हो गया, चले गए हम। ये गाना हुआ था 21 जून सन 2021 में रिकॉर्ड। अच्छा। तो उसके बाद फिर ठीक ही है, 21 जून सन 2021 में हुआ था कि 22 में हुआ था, कुछ ऐसी हुआ था। तो उसके बाद फिर माया जी हम सब लोग चले गए। तो ये गाना भी फिर मंगोली भाई के पास चले गया। फिर 1 साल हो गया, कोई वही नहीं। फिर 2-3 चैनल वालों को ये गाना दिया दीपक भाई ने। हमने कहा चलो फिर गाएंगे इसको, बढ़िया तरीके से गाऊंगा, क्योंकि मुझे और भी अच्छा गाना था। तो मैंने कहा चलो मैं और गाऊंगा करके इसको। तो मुझे क्या पता कि मैंने इतने अच्छे से गाया है करके उसको। तो मंगोली भाई ने फिर मिक्सिंग करी, वो सभी चीज़ करा। तो उन्होंने फिर, मैंने सुना नहीं था ये गाना, मैंने एक बार रिकॉर्ड करा था, तो उसी समय सुना था। जी। फिर मैंने कहा चलो क्या कहते हैं, ये गाना रिकॉर्ड हो गया है। तो मुझे विश्वास नहीं था। फिर दीपक भाई ने शायद 2-3 चैनल वालों को ये गाना दिया, तो उन्होंने मना कर दिया था इस गाने के। तो पता नहीं, एक भगवान, मैं तो भगवान ही बोलूँगा उनको, कि जिन्होंने मेरी ज़िंदगी, क्योंकि बहुत सालों से संघर्ष कर रहा था ना, तो बहुत साल हो गए थे मुझे। तो इतने सालों से संघर्ष कर रहा था, गाने भी आते रह गए थे, गाने भी नहीं चल रहे थे। तो मैं तो भगवान कहूँगा कि हमारे सुरेश जोशी सर मशक-बीन, तो वो पता नहीं मेरे लिए कैसे भगवान आए, एक मतलब आए, उन्होंने, उनको एक गाना मिला, उन्होंने कहा ठीक है मैं इस गाने को करता हूँ। तो उन्होंने इस गाने में वीडियो बनवाई, मुझे कोई मालूम नहीं। तो वीडियो बनाई, तो वीडियो में श्वेता मेहरा जी, पन्नू गुसाई जी और सोहन चौहान भाई का डायरेक्शन, तो वो चीज़ें हुई। तो उसके बाद जब ये गाना आया तो मैं भागवत में था, अच्छा। भागवत कर रहा था मैं, तब भागवत में था, फिर गाना आ रहा था। तो इसका टीजर आया, पहले टीजर आया, मैंने कहा ऐसे। फिर इसके बाद फिर ये गाना ही आ गया था। तो गाना आया तो मैंने कहा यार लोगों से कर पाया यार, गाना आ रखा है यार, ये देख लेना करके यूट्यूब में, मुझे क्या पता। तो 5-6 दिन तक तो ठीक ही था। उसके बाद 5-6 दिन बाद ये 1 लाख पहुँचा। मैंने कहा थोड़ा बहुत उम्मीद जैसी आई, मैंने कहा यार 1 लाख चले गया मेरा गाना, तो थोड़ा सा सहाय जैसा आया। मैंने कहा कि थोड़ा बहुत देखिए। उसके बाद देखते देखते दूसरे तीसरे दिन 1 मिलियन हो गया ये गाना। तो उसमें रील्स आने लगी, फटाफट रील्स आने लगी। तो इतनी रील आई तो सर उस समय की फीलिंग्स कैसी थी? तो इतनी खुशी हुई कि मतलब मैंने कहा मेरा गाना चल गया। मेरी मतलब आज, मतलब किस भगवान ने मुझे वो दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, गाना चल गया। तो उसने मतलब एक ऐसा लेवल बनाया, इस तरीके का लेवल बनाया, जिसमें जितने भी इस गाने के अंदर कैरेक्टर थे, जितने भी लोग, सिंगर से लेके आर्टिस्ट जितने भी थे हमारे इसमें, डांस से लेके और कोरियोग्राफर से लेके, डायरेक्टर से लेके, कैमरामैन से लेके, जितने भी इसके आर्टिस्ट थे, सबके सारे के सारे किरदार के थे वो इस गाने पे। जैसा आपने बोला कि पहले ये गाना कोई ले नहीं रहा था, तो कहते हैं ना कि हीरे की पहचान जौहरी को ही होती है। तो उन्होंने इस गाने को पहचाना और आज ये गाना देखिए कितना धूम मचा रहा है, आज भी लोगों की जुबान पे है ये अभी गाना। भी है, अभी भी हम कहीं पर भी जाते हैं तो वो पहले डिमांड इसी गाने की है। आज भी हमें कार्यक्रम में बुलाते हैं तो इसी गाने के वजह से ही कार्यक्रम में बुलाते हैं। जी। तो कि इस गाने ने मतलब एक ऐसी मतलब जो मेरी मेहनत थी, तो उस मेहनत को, इतने सालों की जो मेहनत थी, उस मेहनत को इस गाने ने मतलब एक सफलतापूर्वक मुझे अच्छी जगह पर भेजा। जी, और जैसा आपने बताया कि इस गाने की प्रेरणा कहीं ना कहीं आपकी वाइफ रही है, Yes. और स्टोरी आपकी खुद की स्टोरी है। तो बहुत बहुत अच्छा लगा सर इस गाने की पीछे की स्टोरी सुन के। तो सर जैसे आपने अपना स्ट्रगल बोला, म्यूजिक इंडस्ट्री में आप कब से हैं, मतलब आपने कब से कब से स्ट्रगल कर रहे हैं? मैं बचपन से ही शौकीन था
घुटनों में बाजा लगाता था, सर में बाजा लगाता था। खाना खाने वाला हुआ तो जैसे थाली होती है, थाली में ही बाजा लगा देता था। अच्छा। तो स्कूल में मतलब कोई भी कार्यक्रम होते थे तो वहीं पर भी बाजा लगाता था। तो मतलब गाने का भी बहुत शौक था। और ढोलक वोलक, ये हारमोनियम, इन चीज़ों को भी मैंने हारमोनियम किसी से नहीं सीखी थी। वैसे ही मतलब जैसे बजाएंगे तो वैसे ही अंगुली ऐसा ऐसा करता था, तो इससे मतलब सीख ली थी मैंने। ढोलक भी मैंने किसी से नहीं सीखी, ढोलक तबला भी खुद ही सीखा था। तो उसके बाद क्या करते हैं, मैं जब रामलीलाओं में करते थे हम लोग, रामलीलाओं में गाते थे, क्योंकि हर जो भी बड़ा कलाकार होगा ना, वो रामलीलाओं से ही सीखा हुआ होगा। तो रामलीलाओं से हमारी ऐसा हो रहा। फिर उसके बाद मैं इंटर कॉलेज में था। इंटर कॉलेज में फिर जितने भी वहाँ पर कल्चर कार्यक्रम होते थे तो उनमें मुझे आगे रहता था, मतलब हर चीज़ में। तो मैंने वहाँ पर उनकी मतलब एक से बढ़ के एक स्कूल वाले आते थे तो दूर दूर तक जाते थे हम लोग। स्काउट गाइड भी करा था हमने। तो उसमें कल्चर का एक पार्ट हो रहा था, तो उसमें मुझे पर्सनली ले जाते थे इंटर कॉलेज से। तो उनमें मतलब मेरा अच्छा हो रहा था कि मतलब मैं बहुत सारी शील्ड को लेके आ रहा था, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था। फिर एक हमारे पंचम मेवाड़ी जी थे, आज स्वर्गीय पंचम मेवाड़ी जी, तो टीचर थे वो। तो उसके पहले वो रामलीलाएँ भी बहुत अच्छे गाते थे, उन्होंने बहुत सारे गाने भी गाए थे। तो उनके 1-2 गाने गाने का मुझे भी मौका मिला। तो उन्होंने कहा मेरे से कि तू भाई कितने में पढ़ रहा है? मैंने कहा दाजू अभी तो मैं इतने में पढ़ रहा हूँ, इंटर में पढ़ रहा हूँ। उन्होंने कहा तू एक काम कर, इंटर फाइनल होगा तो तू हल्द्वानी आ जाना। मैंने कहा हमारा एक ग्रुप है, पहले उसी ग्रुप में मैं काम कर रहा था। मैंने कहा ठीक है दादा, मैं आ जाऊँगा। तो आया मैं। फिर उस ग्रुप में पहले मेरा बड़ा भाई था, तो मेरे से पहले। तब फिर मैं आया सन 2007-8 में आया हल्द्वानी 7-8 में आया। तो वहाँ से मेरी जनरी जो थी ग्रुप के साथ में जुड़ा, माँ बाराही लोक कला समिति हल्द्वानी करके था, गिरीश बरगेली जी की टीम थी। जी। तो उससे मैं जुड़ा, तो करते रहता था, प्रोग्राम करते रहते थे, इधर उधर जाते थे। तो इतना संघर्ष था कि हमको पैसे से कोई मतलब नहीं था, कि प्रोग्राम है करके पता चल जाना चाहिए। तो हम सुबह 4 बजे उठ के रोड में खड़े हो जाने वाले थे कि हमें कहीं छोड़ ना जाए करके, इतना ही वो था हम पर। तो सुबह 4 बजे उठ के, या कभी जैसे 9 बजे जाना होगा तो हम सुबह 8 बजे रोड में खड़े हो जाते थे, 7-8 बजे, कि हमें कहीं छोड़ ना जाए, हम गाड़ी देखेंगे इसकी, हम रोक 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 कहेंगे करके। तो इतनी वो थी, मतलब इतना सीखने का एक होता। तो उसके बाद रिहर्सल होती थी हमारी 10-10, 15-15 दिन की। तो उसके बाद हमने फिर धीरे धीरे मुझे फिर 40 रुपया मिलता था, और उसके बाद फिर 60 रुपया मिलता था। तो ऐसी संघर्ष 1 साल तक फ्री में काम किया मैंने, 1-1.5 साल तक। तो फिर हमारे बड़े दादी गिरीश बरगेली जी, वो एक मतलब ऐसे व्यक्ति थे कि मतलब कर्मठ व्यक्ति, मतलब कहते थे यार आओ ये करो वो करो, आप लोग ये सीखो वो सीखो। मतलब हमारी रिहर्सल होती थी, मतलब हर चीज़ में सपोर्ट करता था मुझे हमारे बड़े दादी गिरीश बरगेली जी। तभी मैं आज इतना बड़ा आप लोगों के बीच में आने का सौभाग्य मिलता है, हर पब्लिक के आने के बीच में सौभाग्य मिलता है। तो उसके बाद गिरीश दा ने कहा, और उनकी वाइफ थी रेखा बरगेली जी, तो उन्होंने भी सपोर्ट करते थे, वो लोग भी बहुत सभी। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। सन 2011 में पहला गाना निकला, तो वो गाना बाहर नहीं निकल पाया। तो उसके बाद 13 में मेरी पहली सेकंड एल्बम बोलूँगा। तो वहाँ से गाने फिर निकलते रहे, कंटिन्यू आते रहे। तो 21 में क्रीम पाउडर आने धूम मचाई, बहुत ज़्यादा धूम मचाई। तो सर जो 40 रुपये आपने पेमेंट की बात करी, वो पहली पेमेंट थी आपकी? मेरी पहली पेमेंट थी। तो सर जो अभी अगर आप म्यूजिक इंडस्ट्री को देख रहे हैं और जो आप कह रहे हैं पहली पेमेंट, सर ये कब की बात होगी लगभग? ये सन 9-10 की बात होगी। अच्छा। हाँ, 8-9-10 की बात होगी। जी। तो आज की हमारी 40,000 की पेमेंट, उस टाइम ये 40 रुपये की पेमेंट है, क्योंकि वो हमारा संघर्ष था। तभी आज हम 40,000 रुपये ले रहे हैं, तभी आज हम 50,000 रुपये ले रहे हैं। तो एक वो संघर्ष, एक ऐसा संघर्ष था कि उस टाइम पर हमें पैसे से कोई मतलब नहीं था। उस टाइम पर हमारा जो था कि हमें सीखने से मतलब था, कि हमें मतलब डांस भी सीखना है, हमें क्या कहते हैं, ढोलक भी सीखनी है, हमें हारमोनियम भी सीखनी है, हमें कीबोर्ड भी सीखना है, हमें बांसुरी भी सीखनी है, हमें गाना भी है कि यार वो तो इतना अच्छा गा रहा है, नन्ना रावल जी उतना अच्छा गा रहे हैं यार, हमने भी इतना अच्छा गाना चाहिए। मैंने कहा पहला सी मेरा उतना अच्छा गा रहा है यार, वो इतने अच्छे गाने गा रहा है, तो हमने भी गाना चाहिए ऐसे। तो ये सीखने का ही था। मतलब डांस जैसे कोई ग्रुप वाला मतलब अच्छा डांस कर रहा था, तो ऐसा होता था कि यार कि हमने भी ऐसा डांस करना चाहिए, हम लोगों का भी ऐसे पहनावा होना चाहिए, हम लोगों के पास भी ऐसे कपड़े होने चाहिए। तो एक वो सीखने का था, एक मतलब तो सर थोड़ा क्रीम पाउडर की लाइन्स हो जाए, थोड़ा हम भी सुन ले लाइव आपको। वो गाना ना हो तो मजा ही नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल।
वो क्रीम पाउडरा घसने की लेने, क्रीम पाउडरा घसने की लेने, मेरी निर्मला समझ की लेने, मेरी निर्मला समझने की लेने, सब नस गई ओ निकी लेने, वो सब नस गई ओ निकी लेने, मेरी निर्मला हिटने की लेने, मेरी निर्मला हिटने की लेने। क्या बात सर, बहुत बढ़िया सर। तो सर बचपन से ही शौक था म्यूजिक इंडस्ट्री में आने का, या बाद में किसी को देख के ये आपको लगा कि म्यूजिक इंडस्ट्री में जाना चाहिए? मतलब मैं कहूँगा कि बचपन से ही शौक था, क्योंकि मेरी मम्मी भी अच्छा गाती थी, अच्छा। पापा मेरे जॉब वाले थे, तो वो भी अच्छे हारमोनियम बजाते थे। तो मैं जो हारमोनियम का एक जो सीख है तो मेरे पिताजी से ही है। वो अच्छे हारमोनियम बजाते थे, हिंदी गाने गाते थे पुराने ज़माने के, तो अच्छे अच्छे गाने गाते थे, तो उनसे सीखा था किया मैं सोचता था। फिर उसके बाद फिर हमारे वहाँ मतलब जब हमारी टीवी आई थी उस टाइम पर, कहाँ होती थी टीवी ये चीज़ें, तो कैसेट का ज़माना होता था उस टाइम पर गाँव में। तो सन 2000 नहीं 1998 में शायद हो, हाँ, पहली टीवी लाए थे पापा हमारे। तो उस टाइम पर गाँव में किसी के पास टीवी भी नहीं होती थी, तो एक आध जनों के पास टीवी थी, तो उसके बाद हमारे पास, तो वहाँ भीड़ लग जाती थी हमारे गाँव घरों में। तो वहाँ से फिर यहाँ से उस टाइम पर सीडी चलती थी, सीडियाँ चलती थी, तो सीडियों को ले जाते थे हम यहाँ से। मेरा बड़ा भाई सीडी ले जाता था, पिताजी सीडी ले जाते थे फिर गाँव, तो उन सीडियों को देखते थे हम वहाँ पर। उस टाइम पर सीडी का ज़माना था, तो और ब्लैक एंड वाइट टीवी होती थी। तो उस टाइम पर हमारे वहाँ लाइट हाइट का भी नहीं था, ऐसा लाइट तो आप गई है, तो उस टाइम पर लाइट हाइट नहीं था। तो हमारे पास सौर ऊर्जा होती थी, सौर ऊर्जा जिससे धूप से चार्ज होती है जो बैटरी, तो वहाँ से उसको हम लगाते थे। एक एंटीना होता था, वो एंटीना को रात भर जब तक सही नहीं होती थी तब तक घुमाने में ही होते थे, उसको सिग्नल नहीं आ गया, बस आ गया आ गया आ गया आ गया, वो कहेगा आ गया, उसने कहा हाँ आ गया, बस फिर नीचे आने तक फिर वो फिर चला जाता था। मतलब पूरा रात ऐसी होता था मतलब हम लोगों का। तो क्या कहते हैं, वहाँ से मतलब सीखने का एक वो मिला हमारा मुझे, तो वहाँ से प्रेरणा मिली कि मतलब यार मुझे कलाकारी बनना चाहिए करके। मतलब गाते थे हम लोग, इधर उधर जाते थे कहीं पर, जैसे मान लीजिए ग्वाला चले गया तो वहाँ पर भी गाने का एक अच्छा फील्ड हो जाता था हमारे लिए, कि दूर से मतलब जितनी आवाज़ में गा सकते हो उतनी दूर की आवाज़ में गाओ, आप उतनी ऊँची आवाज़ में गाओ। तो वहाँ से ये प्रेरणा रहती है। सर। तो जैसे अभी डिजिटल दुनिया है, सब कुछ इतना डिजिटल हो गया है, तरक्की पर तरक्की हो रही है, तो अभी की लाइफ को और पहले की लाइफ से कैसे देखते हैं आप? अभी की लाइफ जो मैं कहूँगा कि उस टाइम की लाइफ में और अभी की लाइफ में फ़र्क तो है बहुत ज़्यादा। क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया है, जो एक हम लोग एक छोटी सी चीज़ जो हम उस टाइम पर नहीं कर सकते थे, तो आज हम एक सोशल मीडिया के माध्यम से वो कितने सारे लोग देख सकते हैं। उस टाइम पर हम कोई नहीं सुनता था, कोई नहीं देखता था। और जैसे अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पुराने हमारे गांव घरों में जो ऐसे ऐसे लोग हैं, इतने अच्छा अच्छा गाते हैं, क्योंकि वहाँ नेटवर्क की सुविधा ही नहीं है, कहीं पर लाइट की सुविधा नहीं है वहाँ पर, तो उस हिसाब से वो लोग अभी नहीं आ रखे हैं। और जिसके बाद नेटवर्क की सुविधा है तो वो आज आ गई है, पहले की और आज तो बहुत ज़्यादा फर्क। बिल्कुल। सर जैसे आपकी इतनी बड़ी स्ट्रगल लाइफ रही है, आप इतने समय से जो इस इंडस्ट्री में हैं, तो ऐसा कोई मोमेंट जो आपको लाइफ का सबसे खराब मोमेंट लगा हो? मेरा वो खराब मोमेंट एक ही था, सन 2016 शायद हो, हाँ 15-16 का ही होगा, कुछ ऐसा ही था। तो गाने निकलते थे मेरे, गाने हिट नहीं होते थे, 16-17 की बात है शायद। तो गाने निकलते थे, फिर मैंने पढ़ाई भी करी थी, मैं टीचर भी था। मैंने सन 2011 से लेके 16 तक मैंने टीचिंग भी करी, क्योंकि मेरी क्वालिफिकेशन फिर 14 में बीएड भी कर लिया था मैंने, डबल एमए म्यूजिक से ये चीज़ें था ना। तो मैं टीचर बनने का भी शौक़ था मुझे, मैंने कहा मैं टीचर बनूंगा करके, तो मैंने टीचिंग करी। उसके बाद गाने भी निकल रहे हैं, फिर उसके बाद कुछ हो ही नहीं रहा है, मतलब सब लोग हिट हो रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने फिर हमारे एक रितेश भाई थे, रितेश भाई के साथ में कार्यक्रम में मैं जाता था। मतलब एक कड़वा सच है मेरे लिए कि मतलब कभी मैंने बात बोली नहीं है, आज आ रही है दिमाग में तो बोल ही देता हूँ। तो क्या होता था, जैसे ललित दा हो गए, ये लोग हो गए, इनके साथ लोग फोटो खिंचाते थे, मैं भी इनके साथ रहता था, मैं भी गाना गाता था, मैं भी मंच में जाता था। तो इनके साथ क्योंकि गाने मेरे भी निकले थे, क्योंकि मेरे गाने हिट नहीं थे, तो अब इन लोग पुराने आर्टिस्ट थे, तो उस टाइम के उस दौर पर इन्होंने एक से बढ़ के एक गीत दिए थे हमको, हमारे उत्तराखंड को। तो एक अच्छी लेवल के कलाकार थे, तो उनके साथ जाने का एक हमें मौका मिलता था, तो इसी में हमें खुशी होती थी कि यार हम माया उपाध्याय जी के साथ कार्यक्रम में गए, हम ललित मोहन के साथ, हम पहला सिंह मेहरा के साथ कार्यक्रम में हैं, हम क्या कहते हैं नैनाथ राव जी के साथ कार्यक्रम में हैं। तो एक खुशी जैसी मिलती थी
तो उनके साथ फ़ोटो खिंचाते थे। तो हमारे साथ ऐसे कोई फ़ोटो नहीं खिंचाते थे। तो वो नहीं, मतलब जैसा हमें हमसे कोई मतलब जैसा नहीं रखता था। उन लोगों के लिए अच्छा एक वो होता था, क्या कहते हैं, हम लोगों को, अरे उसने कहा चलो कोई बात नहीं। मतलब हम लोग, मतलब वही पुरानी चीज़ आ गई थी कि हमने एक प्रोग्राम हो रहा था, उसने कहा विद्यालय में सोना है नीचे बिस्तर लगा के। कहीं पर दरियाँ होती थी, कहीं पर कुछ होता था। तो मैंने कहा यार साला इतना संघर्ष कर रहे हैं, साला इतना तब से गाने में ही है, साला इतना हो रहे हैं, साले गाने वो नहीं हो रहे हैं, गाने इतने हो रहे हैं, गाने में गाने ला रहा हूँ। सन 2017 की बात है, वो ये 16-17 की बात। जितने सीढ़ी थे मेरे सब तोड़ दिए मैंने। अच्छा। घर के जितने सीढ़ी थे सब तोड़ दिए मैंने कहा नहीं करना है, रहने दो। 17-18 की बात है, उसके बाद लॉकडाउन ही लग गया था। तो उसके बाद शादी भी हो गई थी। मैंने कहा यार करना ही नहीं है साला, रहने दो, टीचिंग सही है। फिर मैंने शादी होगी, मैंने कहा करना ही नहीं है। फिर शादी हुई तो मैंने 2 महीने केबल में काम किया। ये बात मैंने भी आज बता रहा हूँ, मैंने केबल में भी काम किया, जिससे डिजिटल वाला, जिससे टीवी वाला। 2 महीने केबल में काम किया मैंने। तो वहाँ भी मन नहीं लगा मेरा, क्योंकि मेरा मन तो कुछ अलग था, दिमाग में तो कुछ अलग था। टीचिंग, वहाँ लॉकडाउन लग गया, टीचिंग में भी बंद होगी मेरी। 16 में मैंने कर दिया, वो कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे 500 रुपये, 1000 रुपये मिलता था, तो उससे थोड़ा एक खुशी जैसी मिलती थी। तो सन 2021 में फिर क्रीम पाउडर आने मेरी दुनिया चेंज करी। मतलब लॉकडाउन आपके लिए वरदान साबित हुआ, साबित हुआ। टर्निंग पॉइंट रहे जो। जितने भी मेरे सीढ़ी थे मैंने सब तोड़ दिए थे। जितने मेरे पास सर्टिफिकेट भी अभी भी है, कोई कहेगा तो दिखाओ, कहेगा तो समथिंग, मैं वो सर्टिफिकेट जो होंगे मेरे पास, हाँ 150-200 से ऊपर होंगे सर्टिफिकेट। जिसमें मात्र सिंगिंग कंपटीशन में राकेश खन्नवाल प्रथम स्थान, द्वितीय कहीं देखोगे नहीं। जितने स्कूल में थे, जितने इधर उधर थे, उसके बाद जैसे मान लिया जाए कहीं कार्यक्रमों के भी, सुबह तो कार्यक्रमों के भी बहुत सारे वो आ गए थे, हमारे पास प्रमाण पत्र। तो वही होता था कि उनको बड़े बड़े शील्ड मिलते थे, हमें प्रमाण पत्र मिलता था। तो वहीं पर साला दिमाग में आ गया था यार कि कुछ न कुछ, या तो हम कलाकार ही नहीं होते, या तो मैं आता ही नहीं इस फील्ड में, तो आता हूँ तो कुछ बनना चाहिए। वो कहते हैं ना, एकदम से मौका किसी को नहीं मिलता, ऊपर वाला भी है, तो वो पहले संघर्ष करवाता ही करवाता है भैया। जब तक आज मैं इतना बड़ा हूँ तो मुझे वो चीज़ पता ही नहीं चलती, तो मुझे कैसे पता चलता आज न्योली क्या है, भगनौल क्या है, और क्या कहते हैं न्योली, छपेली क्या है, चाँचरी क्या है ना, ये चीज़ें क्या है करके जब मुझे सीख मिली तभी तो आज आगे भगवान ने परीक्षा ली करना चाहिए। बहुत तगड़ी परीक्षा ली मैंने। जी, तो जैसा आपने बताया, तो इससे यही साबित होता है कि मतलब अगर अपनी जब तक कोई हिट गाना ना आए तब तक चाहे आप कितने अच्छे आर्टिस्ट क्यों ना हो, आपकी पहचान नहीं है। बट ये उस समय की बात थी ना, आज ऐसा नहीं है। आज तो मतलब इसीलिए मैं हर किसी कलाकार को, मेरे लिए कोई बड़ा कलाकार है तो मेरे लिए वही है, मेरे लिए कोई छोटा कलाकार है तो मेरे लिए वही है, मेरे लिए एक ही समान, अब एक बराबर, मेरे लिए बराबर है। मैं किसी के नहीं, मतलब मेरे लिए क्या कहते हैं, आज हमारे जो बड़े बुजुर्ग कलाकार हैं, क्या कहते हैं नन्नाथ रावल जी, वो हमारे सीनियर हैं, तो हमारे लेजेंड हैं, तो उनके हम पाँव छूते हैं। तो आज उसके बाद क्या कहते हैं, जो हमारे छोटे कलाकार हैं तो उनको हम सीख देंगे, उनके पाँव छू रहे हैं तो उनको सीख देंगे कि यार भाई आप लोग ये करो करके। तो वहाँ से ही एक मिलता है हमें। जी सर, रहने वाले कहाँ के हुए हैं? मैं रहने वाला वैसे उखलगाना का हुआ, उखलगाना आगे ग्राम सभा गौनेरो का रहने का हुआ, मेरा गाँव वहाँ हुआ। तो अभी इधर ही ऊपर दमनडुंगा में अपना घर है, बहुत साल हो गए अब इधर ही रहे। सर दमनडुंगा की मैं भी हूँ। तो फिर बहुत साल हो गए इधर ही रहते। पिताजी भी सर्विस वाले थे, तो उखलगाना मेरी पढ़ाई उखलगाना से ही हुई थी, राजकीय इंटर कॉलेज उखलगाना से। तो वहाँ पर भी मुझे मेरे जो टीचर थे, मतलब उन टीचरों को भी मैं नमन करता हूँ कि उन टीचरों ने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे इस फील्ड के लिए। हमारे जो टीचर थे वहाँ पर बहुत अच्छे टीचर थे हमारे। एक राजेंद्र बरगली जी थे हमारे पीटीआई सर, वो बहुत अच्छा मानते थे। तो हर गेम्स में से लेके किसी भी चीज़ में, मतलब हर फील्ड में वो हमें आगे वो करते थे। मतलब हम कहीं पर गलत कर देते थे तो मतलब उनका एक ये था कि हमें लगता था कि डांट रहे, लेकिन वो हमें डांट नहीं रहे थे, वो हमें पुश कर रहे थे आगे जाने के लिए ना। तो मतलब इतना सपोर्ट करते थे। हमारे सतीश सर थे, हमारे नंदा वल्लभ सर थे, और हम बहुत सारे सर थे मेरे जो वहाँ पर, जो मुझे बहुत अच्छा मतलब सपोर्ट करते थे वहाँ पर। तो उन्होंने बहुत
पिक करा पीछे। सर ये बहुत बढ़िया बात कही आपने कि जैसे हमारे पेरेंट्स हैं या फिर हमारे टीचर्स हैं, पहले हमें ऐसा लगता था कि हमें डांट रहे हैं, हमें बार बार बोल रहे हैं, लेकिन अब समझ में आता है कि कहीं ना कहीं उनके हमारी भलाई के लिए ही हमारे सोचते हैं। मतलब मुझे स्कूल में भी मेरे जितने भी मतलब पहले से मॉनिटर रहा था, मैं बीएड तक मॉनिटर ही रहा मैं, तो मुझे मेरे टीचर भी मुझे इतने अच्छे मिले, मुझे भगवान ही मिले। मेरे टीचर भी मुझे इतना सपोर्ट करते थे मेरे टीचर लोग ना, तो उनको मैं प्रणाम भी करता हूँ। मुझे देखेंगे तो सर मतलब आप लोगों की बहुत याद भी आती हैं, क्योंकि आपने बहुत कुछ सिखाया हर चीज़ में। हमारे बछड़ा जी सर थे जो मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट करते थे वो भी। तो मतलब मेरे माता पिता पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे पिताजी ने जी, क्योंकि कहीं पर भी मतलब पापा 10 रुपये चाहिए, पापा 20 रुपये चाहिए, पापा 100 रुपये, मैंने 100 रुपये कभी नहीं मांगे होंगे। पापा 10 रुपये चाहिए, 20 रुपये चाहिए। हालांकि पापा मुझे 100 रुपये, 50 रुपये, 150 रुपये ऐसे दे जाते थे, लेकिन कहने का यही हुआ कि पापा मुझे 20 रुपये चाहिए या 10 रुपये चाहिए। तो पापा ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मतलब इस फील्ड में मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाले मेरे माता पिता, आज उन्होंने मुझे सपोर्ट किया तो यहाँ, उसके बाद फिर मेरी वाइफ। सर स्कूल में कैसे बच्चे थे, शरारती बच्चे थे या सीधे साधे बच्चे थे? मैं सीधा ही था, लगभग उतना शरारती भी नहीं था, सीधा था। मतलब थोड़ा बहुत होता ही है उस टाइम पर, थोड़ा बहुत। फिर बॉल बटन पैंट होता था जो आजकल प्लाजो का वो बना दिया है, तो उस टाइम पर बॉल बटन पैंट का हम लोग यूज करते थे, तो मतलब पहनते थे, तो उसका एक अलग ही वो था। मतलब इंटर हाई स्कूल तक तो उतना वो नहीं था, हाई स्कूल तक थोड़ा सा टीचरों का भी वो रहता था, डर लगती थी। तो हाई स्कूल तक मतलब टीचर लोग भी मतलब थोड़ा बहुत क्या मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर करते थे कि यार तुम हाई स्कूल कर लेता था तो फिर उसके बाद फिर अच्छा लगता था कि मतलब उसने इंटर कर लिया अगर। तो हाई स्कूल तक थोड़ा संघर्ष रहता ही है। बचपन का कोई किस्सा ऐसा जो आज भी याद हो? ऐसे तो किस्से क्या है, मतलब ऐसे बड़े किस्से तो कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ, मतलब यही है, संघर्ष का एक किस्सा है ये, जी। तो वही हमारे जैसे अभी जैसे गाने निकालने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो जो बीच की प्रोसेस रहती है वो क्या रहती है? क्योंकि प्रोसेस ये है कि बीच के हम जब गाने लिखते हैं उसके लिए पहले हमने क्या कंटेंट बनाना है, किस चीज़ के लिए बनाना है, तो वो चीज़ सोचना पड़ता है। उसके बाद फिर गाना लिख दिया तो उसको पब्लिक के बीच में हमने जब लाते हैं तो पब्लिक उसके बारे में क्या बोलेगी, पब्लिक क्या कितना उसको सोचेगी, तो वहीं पर पता चल जाता है कि गाना अच्छा बनेगा तो पब्लिक सपोर्ट कर देगी, गाना हिट हो जाएगा ना। गाना नहीं बना अच्छा तो पब्लिक सपोर्ट नहीं करेगी। तो ये इसका ही मतलब ऑनेस्ट रिव्यू मिल जाता है तुरंत। तुरंत ही मिल जाता है। आज का समय ये है कि जिसको हिट होना होगा ना वो 2 मिनट में हिट हो जाएगा। जिस पर मतलब स्टार लगने का होगा ना, मतलब वो उसको मेहनत करनी नहीं है, उसने खाली लिख देना है, मतलब या कुछ भी करे वो, उसको स्टार बनने के उसके आगे होंगे तो ना वो खुद पर खुद स्टार बन जाएगा। तो सर हमारे उत्तराखंड की म्यूजिक इंडस्ट्री को आप बाहर की इंडस्ट्री से कैसे देखते हैं? मैं तो पहले अपनी जो यहाँ की इंडस्ट्री है, मतलब ऐसी इंडस्ट्री कहीं की नहीं है। अपनी जो उत्तराखंड की इंडस्ट्री है ये एक अलग इंडस्ट्री है, जहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताएं रहते हैं जिस धरती में। तो उस धरती में मतलब मुझे लगता है कि ऐसी धरती मतलब हमारा जो भारत है, भारत में मतलब नहीं मिलेगी ऐसी धरती जो हमारी देवी देवों की धरती है, जहाँ पर ऋषि मुनियों का, हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान होता है, जहाँ पर बद्री विशाल जी हैं। तो ऐसी धरती भगवान जी का आशीर्वाद भगवान है। जी का आशीर्वाद है, साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं हमारे इस उत्तराखंड में। तो मतलब यहाँ का जो मैं कहूँगा कि यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो खान पान है, वो एक अद्भुत है। तो उसके लिए मतलब हम कहीं मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैं। जी। खान पान की बात करें, आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मुझे सबसे ज़्यादा कहूँगा तो मुझे राजमा की दाल, हमारे एक पहाड़ में कहीं बिच्छू घास को नहीं, बिच्छू घास, उसकी सब्जी, और एक तरुण बोलते हैं पहाड़ी में तरुण, तो जंगली तरुण जो होता है वो बहुत पसंद है। अच्छा, बहुत फेवरेट है आपका। बहुत खाता हूँ। इसके पीछे भी कुछ कहानी है? मम्मी लोग खुदाई करने के लिए जाते थे जंगलों में, तो हम भी जाते थे मम्मी लोगों के साथ, तो वहाँ पर हमें भी शौक होता था। फिर मैंने भी खुदाई करी है, मैं भी खोदता था वहाँ जंगलों में जाके। जब कभी अब जाड़ों के समय में जाएंगे पहाड़ में, कभी पहाड़ को जाने का होगा तो चले जाएंगे जंगल में कुदाल उदाल लेके, तो भैया बड़े बड़े गड्ढे बनाने पड़ते थे उसके लिए, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसको निकालने के लिए। तो फिर जाते थे तो लाते थे, खाते थे आराम से। जी। जैसे आप सॉन्ग खुद लिखते भी हैं, तो क्रीम पाउडरा की प्रेरणा तो आपको मैम से मिली, तो और जैसे गाने आपके आते हैं उसकी प्रेरणा कहाँ से आती है और कितना टफ रहता है? वो गाने फिर ऐसा होता है, फिर आदमी के कहीं पर फिर ऐसा हो जाता है ना, आदमी को थोड़ा सब कुछ जहाँ पर मिल जाता है तो फिर आदमी की अपने आप ही सोचने निकल जाती
कि मुझे क्या करना है, मुझे कोई सिवा हिमोली गाना निकाला मैंने, जी जी, वो भी काफी ज्यादा वायरल। बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। उसके बाद पहाड़ों की लाली निकाला था एक गाना, फिर उसके बाद एक गाना मेरा क्या कहते हैं SRB से निकाला था, माया जी और मेरा ही था वो गाना। जी तो फिर ऐसा हो जाता है कि मतलब यार मतलब गाने को लिखो, थोड़ा सा उसकी अच्छी सी वैरायटी होनी चाहिए, थोड़ा कल्चर से रिलेटिव होना चाहिए, तो मतलब यही है। तो निकल जाते हैं कहीं 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 पर गाने, कहीं पर बन जाते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे गाने निकाल दिए हैं, तो उसमें कुछ ही गाने ऐसे होते हैं जो आदमी को भा जाता है। सर, हेमुली का जिक्र किया आपने, तो हेमुली गाने की भी 2 लाइन हो जाती। जरूर। मेरा फेवरेट सॉन्ग है वैसे हिमोली। फोक सॉन्ग बहुत पसंद करता हूँ, फोक गानों को, तो मेरा फेवरेट सॉन्ग है। रे हिमोली होलदार की चेली हिमोली, हिमोली हातला घडी चैनला, रे हिमोली होलदार की चेली हिमोली, हिमोली हातला घडी चैनला, ये दान सिंगा गाड़ी चली तेरी घूरा घूरा, दान सिंगा नैनीताल की लैनेला, ये दान सिंगा गाड़ी चली तेरी घूरा घूरा, दान सिंगा नैनीताल की लैनेला, रे वो दरी है माला दरी, खेल मेरी दर का दरी, ओ दरी है माला दरी, खेल मेरी दर का दरी, ओ दरी हिमाला दरी, खेल मेरी दर का दरी, दर खेलन्या भली दरी ता छुमा दरी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर, आपका सबसे पहला लाइव परफॉर्मेंस कहूँ तो कौन सा गाना गाया था आपने? मेरा पहला जो लाइव परफॉर्मेंस थी वो था मेरा माँ बाराही देवी दुर्गा की मंच में। अच्छा। उस मंच में भी सन 2004 में मैं नीचे बैठा था, मैंने कहा हे माँ मुझे इस मंच में आना है, क्योंकि शौक थी मुझे। तो माँ से मैंने कहा, क्योंकि मैं उस माँ को बहुत मानता हूँ, मुझे मेरे साक्षात दर्शन होते हैं माँ का ही, तो इसी का आशीर्वाद भी है आज मेरे ऊपर, माँ बाराही का। जो मतलब मेरे, मैं कहीं भी जाता हूँ तो बिना बिना माँ का नाम ले नहीं जाता हूँ। कहीं पर मुझे कहीं अटक भी आ रही तो माँ का नाम लूँगा तो मेरी वो अटकन दूर हो जाएगी। तो माँ मेरे लिए एक ऐसी माँ है। तो मेरा पहला मंच माँ बाराही देवी दुर्गा में ही था। माँ बाराही टीम थी, माँ बाराही का ही पहला मंच था मेरा देवी दुर्गा में। तो वहीं से मेरा एक गाना था, वो बलबीर दा का था, वो गाना गाया था मैंने। काय मुखड़ी गुरी है गे छोकिरी में पाउडर ले, चल आबा बिराव बनी गई बुहारियों का ऑर्डर ले। तो वो फोक गाना था, उसमें अंतरा मतलब फोक टाइप का अंतरा था, तो उसको गाता था। तो वहीं से मतलब पहला गाना हुआ। फिर उसके बाद सेकंड में जो मंच था मेरा हीरानगर का था, अच्छा। हाँ उत्तरायणी का। तो वहाँ से मतलब एक मतलब क्रीम पाउडर से पहले से ही जुड़ाव है। पहले से जुड़ा। पहले से ही जुड़ाव। तो बहुत फेवरेट गाना था मेरा हमारे बलबीर राणा जी के, उनके गाने भी बहुत सुनता था मैं, बलबीर दा के गाने। आज भी परसों शांति थी कार्यक्रम में, आज भी पहले भी वही आवाज़ है, आज भी वही आवाज़ है। जी। तो सर, ज़्यादातर हमने ऐसा सुना है जितने भी सिंगर हैं उनका कहीं ना कहीं से रामलीला से जुड़ान देखने को मिलता है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? बट ये है कि इसका तो मैं ये कहूँगा, हम क्योंकि पहले से ही एकदम से हम जो पहाड़ के लोग हैं, कि हम बचपन से ही तो बाहर आ नहीं सकते हैं। जो जो पहाड़ में रहा है तो वो रामलीलाओं से ही करेगा। रामलीलाओं में बंदर बन जाता था या लंगूर बन जाता था, या मतलब कुछ न कुछ उसने कहा यार कोई गाना गा रहा तो मतलब डांस करने वाला जोकर टाइप का बन जाता था। तो मतलब ये रामलीला का एक ऐसा मंच हो रहा था, मतलब एक जो अच्छा कलाकार होगा ना तो वो रामलीला से ही बन के आएगा। जी रामलीला एक एक प्लेटफॉर्म हम कहते हैं, जो आजकल हमें इतने बड़े प्रोड्यूसर मिल रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग मिल रहे हैं, अच्छे अच्छे चैनल वाले मिल रहे हैं, तो वो लोग आज हमें आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन हमारे लिए उससे बड़े क्या है, जो रामलीला थी होती है ना, वो रामलीला हमारे लिए इतना एक था कि वो रामलीला ही ने हमें आज इतना आगे बढ़ा रहे। बिल्कुल सर। सर, कभी आपके साथ ऐसा कोई फ़नी मोमेंट हुआ है कि कोई आपका गाना सुन रहा हो, उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा हो, लेकिन आप उसके सामने खड़े हो, आपको पहचानता ना हो? हाँ, बहुत जगह है ऐसा, बहुत जगह हो जाता है। उसने कहा गाने गा रहे हैं, मेरे मंच में ही हो जाता है, गाना गा रहा है, उनको पता नहीं होता है यार, अरे ये राकेश खन्वाल जी हैं, अरे सर। फिर वो बाद में एक जगह हुआ मेरे साथ, वो कह रहा अरे सर मुझे पता ही नहीं था ये गाना आपका है सर, टॉरी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो चाहता हूँ मेरा गाना गाए ना मंच में, मुझे भी तो लगेगा कि यार कि हाँ कितना अच्छा गा रहा है, और क्या कहते हैं कि क्या पता मैं नहीं गा रहा हूँ इतना अच्छा, मुझे तो अच्छा लगता है। वो बेचारा मतलब अजीब हो गया। फिर एक जगह दिल्ली की बात है, कहीं की बात है, तो बेचारा उसने मेरा गाना गा दिया मंच में। तो
राकेश खनवाल जी करके, तो शायद वो कह रहा था, नाम तो मेरे को सुना सुना था सर, लेकिन मैंने आपको देखा नहीं था। वो गाया उसने, उसके बाद फिर मैं गया, फिर मुझे बुलाया मंच में, क्रीम पाउडर सिंगर है करके। वो बेचारा वहाँ से रो के आ गया, छोटा बच्चा था, उसने इतना रो दिया, मतलब मैं कहूँ क्या, मतलब उतना रो दिया उस बच्चे ने, मतलब उसने मतलब फिर ऐसा कर दिया। मैंने कहा कोई दिक्कत, कोई बात नहीं। फिर मैंने उसको 500 रुपये दिए ना, मैंने कहा जा तू टॉफी खा के आना। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, पर मेरी से गलती होगी, ये है सो मुझे पता नहीं था। मैंने कहा अरे मुझे खुशी मिली है यार तूने गाना गाया करके। उसकी फिर मैंने रील भी बनाई है, मैंने कहा मेरे साथ गाएगा, दोनों गाते हैं। मैंने कहा कोई टेंशन नहीं, फिर वैसे भी पढ़ने करा उसको, ऐसा हो जाए। कैसा लगता है जब फैंस का इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट मिलता है? मतलब लगता है कि यार कि उत्तराखंड में हम कुछ कर रहे हैं काम करके, बट अभी तो कुछ किया नहीं है। सब फिर तो भी बहुत कुछ कर दिया है। बट मैं तो चाहूँगा कि मैंने तो अभी मतलब 5 या 10% सोचूंगा, 10 भी नहीं कहूँगा मैं तो, क्योंकि मैंने अभी काम ही नहीं किया है। क्योंकि जैसा मतलब मेरी सोच है कि अपने उत्तराखंड के लिए क्या करना है, क्योंकि मैं कहीं पर भी जाता हूँ तो मतलब मैं सोचता हूँ कि यार कि मेरा उत्तराखंड ही, मैं जो गाने हैं उन्हीं को ही गाऊँ, क्योंकि मेरे लिए उत्तराखंड सर्वोपरि है। अपनी जो देवी भूमि है, जो यहाँ कल कल छल छल करती पतित पावन गंगा है, तो वही मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं सोचता हूँ पहले यही आए आगे, तब जाके हिंदी गाने आएंगे, तब जाके और गाने आएंगे। तो मैं अधिकतर पहाड़ी की तरफ भाग रहा था। जैसे पहाड़ी गीत तो अब हमारे देश तक ही सीमित नहीं रह गए हैं, विदेश तक विदेश पहुंच तक चुके हैं। जैसे ये क्रीम पाउडर हो गया, गुलाबी गुलाबी शरारा शरारा हो हो गया, गया। सही बात। तो अब कैसा लगता है कि मतलब बाहर के लोग भी आपके गानों पे थिरकते हैं, रील्स बनाते हैं, उसको मतलब उस पे डांस करते हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छी खुशी मिलती है हम लोगों को कि मतलब हमारे गीतों को आज देश विदेशों में सुना जा रहा है। पहले हमारे नरेंद्र सिंह नेगी जी के गाने सुनाई देते थे, आज मुझे लगता है लगभग लगभग शायद वो क्रीम पाउडर हो गया, हमारा क्या कहते हैं गुलाबी शरारा, तो खैर लोगों ने सुनाई। मुझे लगता है लगभग लगभग हमारे हर गाने आज विदेश के लोग सुन रहे हैं, वहाँ के लोग रील बना के देते हैं, हम कोलाब्रेशन करते हैं। तो वो हमें खुशी मिलती है कि यार कि हमारे उत्तराखंड का, जो हमारे उत्तराखंड की देवभूमि में, और साक्षात देवी देवताओं का आगवान है यहाँ, कि हमारे देवी देवताओं का इतना प्यार है, इतना आशीर्वाद है कि हमारे गाने आज देश विदेश, जो लोग जानते भी नहीं हैं, पहाड़ क्यों हों, गढ़वाल क्यों हों, जौनसार क्यों हों, तो आज हम कितनी बाहर सकते हैं। जैसे पहले से कभी सोचा था कि ऐसा कभी होगा कि पहाड़ के गाने विदेश तक पहुंच जाएंगे? नहीं, मैंने तो नहीं सोचा था, बट लोगों ने सोचा होगा, बट मैंने नहीं सोचा था। मुझे तो पता भी नहीं था विदेश क्या है, कैसा होता है। वो तो जब मैं गया तब मुझे पता चला विदेश ऐसा होता है करके। हमें तो पता भी नहीं था कि कितना बड़ा समुंदर होता है, कितना समुंदर से कितने अंदर जाना पड़ता है, कैसे कैसे। बट यह है कि जोग्राफी वाला तो ग्लोबल में मैंने पढ़ा था, तो उसमें कि ये है करके। बट जब गया तब महसूस हुआ कि हाँ विदेश ऐसा होता है करके, तो खुशी होती है वहाँ पर। जब हम गए तो हमारे गाने सुने लोगों ने, तो लोग इतना आनंद आया कि मतलब हमें रोना जैसा भी आ गया। मैं कहूँ तो कि यार कि हमारे उत्तराखंड के गाने आज यहाँ तक इतने अच्छे बज रहे हैं, यहाँ के लोग उतना सुन रहे हैं, जिसमें नॉन पहाड़ी ज़्यादा थे। पहाड़ी तो हमारे थे ही थे, बट नॉन पहाड़ी ज़्यादा थे, वो लोग मतलब सुन रहे थे, मतलब इतना अच्छा लग रहा था कि बहुत अच्छा। जी। जैसे पहले जो म्यूज़िक इंडस्ट्री में उतना सपोर्ट भी नहीं मिलता था, जैसे हमारे जो भी कलाकार हैं वो, उन लोग को उतना सपोर्ट नहीं मिलता था कि वो आगे आएँ, या फैमिली सपोर्ट की बात करें या फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पाता था। तो कैसा रहता था पहले? पहले ये था कि मतलब जिसका फैमिली सपोर्ट अच्छा है तो उसको तो लगभग सपोर्ट मिलता था, घर से सपोर्ट मिलता था, तो बाहर से सपोर्ट नहीं मिल पाता था, क्योंकि उतनी हमारे पास प्रोड्यूसर नहीं थे, तो उतना पैसा लगाने के लिए हमारे पास वो नहीं होता था। तो आदमी हर कोई उतना मतलब मतलब मैं कहूँगा तो फाइनेंशियल आदमी हर कोई नहीं था। तो आज मतलब ये कहूँगा कि आज के हिसाब से आज लोगों को आप पैसा भी है, एक कलाकार हो, वो उसके गाने चले हैं या ना चले हैं, या जिसके गाने चले हैं या उसके कितने हिट हो, कितने सारे आजकल वो हो गए, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, प्राइवेट प्रोग्राम्स हो रहे हैं, वहाँ से इनकम हो जा रही है कलाकार की। और इतने अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर आ गए, जैसे मसकबिन हो गए, हमारे नवीन तोलिया सर, यहाँ चांदनी इंटरप्राइजेस हो गए, SRB हो गए, बहुत सारे जो अभी चैनल वाले हैं, हमारे गढ़वाल से हैं, अपने कुमाऊँ से हैं, बहुत अच्छे अच्छे चैनल वाले हैं। आज उन प्रोड्यूसरों ने एक कलाकार के लिए मतलब एक ऐसा बना दिया कि ऐसा रोजगार बना दिया कि कोई कह ही नहीं सकता कि कलाकार मतलब बेरोजगार हो सकता है, कलाकार गरीब होगा करके, क्योंकि वहाँ से भी अच्छी इनकम आ रही है और प्रोग्राम से अच्छी इनकम आ रही है। तो पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो रखा है, कि उस टाइम पर ना कार्यक्रम होते थे और ना इतना कोई फाइनेंशियल हमें मिल पाता था कि यार कि मतलब एक कार्यक्रम भी होता था तो मतलब उसमें हमारे लिए 500 भी मिल गया ना, तो मतलब वो हमारे लिए बहुत हो जाता था।
तो उतने कार्यक्रम भी जहाँ पर भी होते थे, कुछ कार्यक्रम होते थे जो पौराणिक टाइप के हैं, जैसे हरेला महोत्सव जैसा। उत्तरायणी पहले उतनी नहीं होती थी, एक ही जगह उत्तरायणी होती थी, वो भी बागेश्वर में होती थी। और मतलब कुछ जगह जैसे हीरानगर में हो गई, बरेली में हो गई, कुछ जगह पर ऐसे होते थे, मतलब खटीमा में हो गई। तो आजकल तो हर जगह उत्तरायणी होती है ना। उसमें जितने भी हमारे उत्तराखंड के कलाकार हैं वो भी कम पड़ जाते हैं, कलाकार कम पड़ जाते हैं। हाँ, उतनी उत्तरायणियाँ हो रही हैं, हाँ उतने हरेले महोत्सव हो रहे हैं, आज उतने क्या कहते हैं अपने क्या कहते हैं तीज त्योहार हो रहे हैं। कि हर तीज त्योहार जो आदमी कभी सोचा ही नहीं था कि आज उनको भी आदमी मनाने लग गया है। तो वो हमारे लिए खुशी है कि हमारे तीज त्योहार आगे आ रहे हैं, और हमारे जो क्या कहते हैं जो कल्चर है, वो पहनावा है, वो आज आगे आ रहा है, वो दोबारा लौट के आ रहा है। तो वो हमें बहुत खुशी हो रही है। जी, जैसे बीच में लोग कहते थे कि पहाड़ी कल्चर को कहीं ना कहीं भूला जा रहा है, भूला जा रहा है। लेकिन एक बार फिर वो समय आ गया है कि सब, तो क्या यही कारण था कि जो पहले सपोर्ट नहीं मिल पाता था, या फिर जैसे आप कह रहे प्रोड्यूसर नहीं थे, इतना सपोर्ट नहीं मिलता था, गायक है कलाकार है वो बाहर नहीं आ बाहर पाते, नहीं आ- यही कारण था? यस, ये कारण बहुत वो था मतलब हमारे लिए कि मतलब जैसे मैं एक गायक था, तो मुझे एक अच्छा सा प्रोड्यूसर नहीं मिल पा रहा था। जब मेरा पहला गाना आया, मुझे वो भी मेरे लिए भगवान ही है जिन्होंने मेरी पहली एल्बम निकाली थी, जितेंद्र मर्तोलिया करके, एटीएस एंटरटेनमेंट, जहाँ से इनके ओ रंगीली धाना गाना आया था हमारे जित्तू भाई के। तो उनके बाद मेरा ही गाना रिकॉर्ड किया था सर ने। तो वो भी मेरे लिए भगवान ही, उन्होंने मुझे लिया अपने कंपनी में, और मेरे से उन्होंने काफ़ी सारे गाने गवाए, और मतलब मेरे पीछे आए, मेरे को सपोर्ट किया, मेरे पीछे एक फाइनेंस कहूँ क्या, मतलब एक गॉड फादर की तरह आए मेरे से जी। कि भाई ले तू चल, मैं कर सकता हूँ तेरे पीछे। मेरे साथ दिल्ली आते थे, मेरे साथ देहरादून, मेरे साथ चंडीगढ़, जहाँ जहाँ से जो गाना बनना था वहाँ मेरे साथ आते थे, 2-2 3-3 4-4 दिन वहाँ लगाते थे। तो उस टाइम पर कुछ ही ऐसे लोग थे जो मतलब एक फाइनेंशियल हमें मिल रहे थे, बट आज के जितने नहीं हैं। आज तो उसने कहा यार सर एक गाना मेरे लिए करना है, उसने कहा सर एक गाना मेरे लिए करना है, सर मेरे लिए 2 गाने करने हैं, उसने कहा यार सर मेरे लिए 4 गाने करने हैं, उसने कहा सर आज मेरे लिए कर दो, अरे सर वो गाना आज मुझे दे दो। उसने कहा इतने प्रोड्यूसर हो गए कि हर घर में प्रोड्यूसर हो गए आज तक। तो आजकल इतना मज़ा आ रहा है कि कमाने में भी, कलाकार की कमाई भी हो रही है, कलाकार की एक इज्जत भी हो रही है, कलाकार का एक नाम भी हो रहा है, और उत्तराखंड की जो संस्कृति है वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आगे को आते रहे। जी, पहला गाना कौन सा था आपका? मेरा पहला गाना था एक माँ बाराही का भजन था, उसके बाद था एक चंदावे वाला एक गाना था, सर 2 लाइन हो जाएगी हो जाएगी ज़रूर। वो गाना तो एक बहुत अच्छा गाना है मेरा, क्योंकि पहला गाना दिल से बहुत जुड़ा हुआ। बहुत जुड़ा वाला होता है। बचपन का दीना चंदा याद बहुत ऊंची, एक साथ खेल खेल दगड़ मारोची, हंसी हंसी बीर मेरे दिल चुरायो रे चंदा वे, जबे जल्दी लौट जा मेरो गाँव रे, तू छे मेरी परानी, तू छे मेरो हिया, तू छे मेरी परानी, तू छे मेरो हिया, तेरी बिना ने लगनो जिया रे चंदा वे, जाबे जल्दी लौट जा मेरो गाँव रे, ए जावे चंदा वे तू ए जावे, जाबे जल्दी लौट मेरो गाँव रे। ये गाना। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर जैसे पहले के जो कलाकार थे और जो अभी के आपके साथ के कलाकार हैं, तो पहले में कौन फेवरेट है, और अभी जैसे आप तो अच्छा गाना गाते हैं लेकिन फिर भी आपके कोई ना कोई जो सबसे पसंदीदा कलाकार होंगे, वो कौन है? पहले के जो मेरे फेवरेट कलाकार थे, नन्नाथ रावल जी हो गए, सुरेश प्रसाद सुरीला जी हो गए, प्रहलाद सिंह मेहरा जी हो गए, और क्या कहते हैं हमारे दीवान कनवाल जी हो गए, बलबीर राणा जी हो गए, प्रहलाद सिंह मेहरा जी हो गए। ये सब फेवरेट ही थे क्योंकि एक से बढ़कर एक गाने लाते थे। हमारे जो उत्तराखंड के जो पुराने कल्चर थी वो चीज़ों को लेके आते थे। और जो आज के सिंगर बोलूँगा, आज के सिंगर भी सभी पसंद है, कुछ न कुछ ला रहे हो। मेरे को मतलब ये नहीं कि ये पसंद है वो पसंद, मेरे को सभी पसंद है, क्योंकि कुछ न कुछ चीज़ें वो भी लेके आ रहे हैं। कोई जैसे इंदर भाई हैं, एक ऐसा गाना लाया कि उसने पूरे देश विदेश हिला दिया उस गाने ने ना। हमारे नीरज भाई हैं, नीरज भाई ने भी एक ऐसा गाना लाई, अल्मोड़ा अंग्रेज आयो ना, पुराना चीज़ लेके आए। उन्होंने कहा कब गया होगा अंग्रेज, वहाँ से लेके आए ना। मतलब मैं कहूँगा कि जितने भी हमारे अभी आर्टिस्ट हैं, वो यहाँ गढ़वाल से हो या जौनसार भाबर से हो या कुमाऊँ से हो, तो मतलब सभी कलाकार मेरे लिए अभी ऐसे हैं कि मतलब सभी। बहुत बढ़िया सर।
किसी एक का नाम ना लेके मतलब सभी आपके फेवरेट। सब मेरे फेवरेट हैं, तो सब अब मेरे जैसे- दोस्त भी हैं, सब मेरे फेवरेट भी हैं। और क्या कहते हैं, मैं क्योंकि मेरे लिए सब ऐसे हैं कि मतलब कोई फोक में आ गया, कोई क्लासिकल में आ गया है, कोई आजकल का जो एक दौर चल रहा है, क्या कहते हैं ये डीजे वाला, कोई उसमें आ गया है। तो मैं सभी को सुनता हूँ और सभी मेरे प्यारे हैं, मतलब सब अपने तरफ से बेस्ट दे। बेस्ट हैं सब मेरे। जी। तो जैसे युवा कलाकार हैं, आप सब में बॉन्ड कैसा है? हम सही तो मुझे लगता है अभी हमारे जो उत्तराखंड में जो हमारे युवा कलाकार हैं, हमारे जो पुराने कलाकार भी हैं, पहले के अकॉर्डिंग और आज के अकॉर्डिंग मतलब मुझे लगता है कि रात दिन का फ़र्क है। मैं कहूँगा कि हमारा जो अभी हमारे जो जितने भी हम कलाकार हैं, हमारा एक साथ उठना बैठना रहता है, हंसते हैं, मजाक करते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि यार कि मतलब पहले ऐसा होता, मतलब कुछ समय ऐसा था, उसने कहा यार अरे मैं ही करूँगा यार, कलाकारी मैं हूँ, मैं इससे बड़ा हूँ और मैं इसके साथ क्यों जाऊँ, कुछ ऐसे सोचते थे या कुछ ऐसा मतलब होता था। मैंने कहा अरे यार मैं कलाकार हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ इसके साथ ना, मतलब मैं कहाँ घूमूंगा, कहाँ ये है, कहाँ बैठना, कहाँ अपना खाना पीना अलग है उसमें। आज ऐसा नहीं है, आज हम लोग इतने कलाकार हैं, हमारे बड़े राजू नरेंद्र तोलिया जी, उनके साथ हम लोग इतने कलाकार हैं कि वो हमारे एक प्रेरणा है, स्रोत है कि उनके साथ वो जहाँ जाते हैं तो हम जितने भी कलाकार हैं ना, हम उनके पीछे चलते हैं। कि उन्होंने एक ऐसा संगठन बना दिया हम कलाकारों का कि हम लोग हमारे संडे को या ऐसे पार्टियां होती हैं, कहीं पर भी कुछ भी पार्टी हो, तो एक बार सर ने बोल दिया कि तो हर कलाकार वहाँ पर एकत्रित हो जाएगा और हंसेंगे, हर मजाक करेंगे। तो कहीं पर भी मतलब आज का ये है, मतलब जो हमारे अभी यहाँ के उत्तराखंड के जो हमारे कुमाऊं वाला जो एरिया है कलाकारों का, तो मतलब एक कलाकार हैं, सब एकत्रित कलाकार हैं और एक साथ हम रहते हैं, एक साथ हंसी मजाक करते हैं, एक साथ मतलब इंजॉय करते हैं। वो नहीं कि यार वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है, ऐसा नहीं है, सब एक एकता में रहे। एकता है हमारी। तो जैसे आजकल जितना बिजी शेड्यूल हो गया है, रोज कोई ना कोई गाने निकल रहे हैं, रोज कोई ना कोई गाने निकल रहे हैं, तो ऐसे में मिलना कैसे हो पाता है? टाइम निकल जाता है। कभी कभी निकालना पड़ता है। जैसे हमने एक टाइम हमारा ये होता है कि मतलब तुम किसी दिन बिजी हो जाओ, कैसे जैसे मान लिया जाए किसी के उसमें कहीं नामकरण हो गया या कहीं शादी हो गया, किसी ने कहा भाई हमारे वहाँ एक इस चीज़ की पार्टी हो रही, तो उसकी उस दिन के लिए हम मतलब अपने को इंगेज नहीं करवाएंगे, ये कोई नहीं प्रोग्राम नहीं करना है, वहाँ पर जाएंगे कि एक एकत्रित होंगे करके हम कलाकार। अरे हाँ, ये हो जाता है हमारा। तो जैसे अभी फेस्टिव सीजन होता है, जैसे कुमाऊं महोत्सव भी शुरू होने वाला है, या ऐसे ही जोहार महोत्सव या कई महोत्सव होते हैं, तो उस समय क्या माहौल रहता है और कौन कहाँ कहाँ जाता है, जैसे कैसे रहता है? वहाँ पर ये रहता है कि सब जितने भी कलाकार होंगे ना, सब के सब तुम्हें कुमाऊंदार महोत्सव में मिल जाएंगे। वो एक कलाकारों का ही महोत्सव। तो हमारे बड़े भाई गोविंद दिगारी, खुशी जी, हम सब, मैं हो गया, इंदर हो गया, नीरज भाई हो गया, हमारे टोलिया सर हो गए, मतलब जितने भी हमारे जितने भी कलाकार हैं सब उस महोत्सव में मिलेंगे और जोहार में मिलेंगे सारे। आजकल तो कहीं पर भी कोई भी कार्यक्रम हो रहा है ना, तुम्हें सारे कलाकार वहाँ पर मिल जाएंगे। कोई परफॉर्मर होगा, कोई बाहर से देखने वाला होगा, लेकिन मतलब मिलेंगे तो हम वहीं पर सब एक साथ मिलेंगे। उसने परफॉर्मेंस कर ली, वो आ जाएगा बाहर, फिर हंसते मजाक करेंगे आप। हाँ। तो बॉलीवुड गानों को कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं हम बचपन से बॉलीवुड गाने गुनगुनाते तो हैं ही, पसंद है ही, तो आपका कोई फेवरेट गाना बॉलीवुड में? बट उतना है तो बहुत है फेवरेट, बट मेरा रुचि जो था मतलब कुमाऊं की ही तरफ था, अपना उत्तराखंड की ही तरफ था। मैंने वहाँ के गानों को ज़्यादा वो नहीं करा। मतलब ज्यादा नहीं हाँ, सुना बहुत, बट मैंने गाया नहीं उन गानों को ज़्यादा, क्योंकि मंच में मैंने कहीं कहीं पर मतलब कहूँगा कि ज़्यादा नहीं, मतलब 2-3 मंच ही ऐसे होंगे, 3-4 मंच ही, कहीं पर वहीं पर गा दिया होगा तो गा दिया होगा एक आध गाना। नहीं तो मैंने अपने उत्तराखंड के कल्चर को ही मतलब आगे वो करा। अच्छा। मतलब मेरा प्रेरणा भी यही है, मतलब मेरी सोच भी यही है कि मैं अपने उत्तराखंड के ही गानों को गाऊं। म्यूजिक के अलावा कोई और हॉबी? टीचिंग की थी, बट अब टीचिंग की तो अब छूटी गई, अब उतना माइंड भी नहीं आ रहा अब। म्यूजिक फर्स्ट प्रायोरिटी। हाँ, म्यूजिक को फर्स्ट प्राइस। बिल्कुल सर, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, तो मैं वो पूछ लेती हूँ। अगर आप एक कार्टून कैरेक्टर होते तो क्या होते? मोगली। मोगली क्यों? मोगली मुझे अच्छा लगता है ना, मेरा बेटा भी देखता है, बेटी भी देखती है, तो दोनों देखते हैं, हम तीन देखते हैं उसको एक साथ देखते हैं। आगे से फोन में लगाता हूँ उसको, 3 के 3 देखते हैं। सो उसकी जो वो मतलब एक हर किसी के साथ मिलते रहता है वो, और हर किसी के साथ वो हर किसी को बचा भी लाता है। कोई उसका शेर सिंह उसका दुश्मन होता है, शेर खान, उसको भी बचा लाता है वो कहीं कहीं पर। बहुत सही सर। दूसरा क्वेश्चन मेरा है, स्टेज पर सबसे यादगार भूल या कोई कभी फनी इंसिडेंट हुआ है?
ऐसा तो नहीं, कभी कभार हो जाता है, कभी गाना भूल जाते हैं तो कभी कुछ हो जाता कभी है, माइक खराब हुआ, कभी माइक खराब है। एक बार करंट लगा था, एक बार नहीं 2-3 बार लगा था। करंट लग गया। तभी होंठ भी यहाँ पर जला जैसा है मेरा, 2-3 बार लगा है करंट, पूरा माइक फेंक दिया था नीचे। हाँ, तो फिर क्या हुआ उसके बाद? बट कुछ नहीं, थोड़ा सा वो अर्थिंग, बारिश लगी थी, अर्थिंग हो रही थी, तो उसने अर्थिंग दी नहीं होगी ये, क्योंकि जब हमारे जो साउंड होता है, जो माइक जो लाइट वाला होता है, तो वो अर्थिंग लेता है अपना पर्सनली ज़मीन से, तो अर्थिंग नहीं होगी तो लग गया मुझे करंट। उस टाइम पर हम मंचों में जूते पहन के भी नहीं जाते थे हम लोग, आज तो कहीं कहीं पर चले भी जाते हैं, लेकिन हालांकि अभी भी नहीं जाते हैं जूते पहन के, तो बट उस टाइम पर नहीं जाते थे, तो लग गया था करंट। क्योंकि कहीं ना कहीं स्टेज को मंदिर की तरह मंदिर मानते हैं। मंदिर ही हुआ वो, एक हमारी सरस्वती है, एक हमारे मंदिर सिंगर्स ही के लिए है, स्टेज सबसे बड़ा सबसे बड़ा होता है। जी। Yes, ma'am। तो मेरा अगला सवाल है, सबसे अजीब फैन मैसेज जो आपको मिला हो कोई? एक मैसेज मिला था मुझे कि मैंने एक वीडियो डाली थी, तो उसमें लिखा था एक बंदे ने कि राकेश दा, आप ये मत सोचो कि मतलब इतने बड़े कलाकार हो गए, ये मत सोचो कि आपको मैं आप हम छोटे कलाकारों को आगे बढ़ाने में मतलब आगे नहीं बढ़ा रहे हो ना। अच्छा। आप अभी हिट हो तो ये समझ लेना, आप कभी भी गिर सकते हो नीचे। फिर मैंने बोला यार भाई, मैंने तेरे से कब कहा तू आगे मत बोल करके, मैंने काफ़ी सारा चौड़ा लिखा था उसके लिए। मैंने कहा भाई मैंने कब कहा तेरे से तू आगे मत बढ़ करके, जो तू ऐसा कह रहा है, तूने कब मुझे फ़ोन किया कि दादा मुझे गाने करवा दो, मुझे गाने लिख के दे दो, या मेरी रिकॉर्डिंग करवा दो, या तू कहता मैं मना कर दो, तब तू कहता मेरे से भाई यार तू तो सीधे बोल रहा है यार भाई, क्या कहते हैं, तू अभी कलाकार है तो तू हमें हम छोटे कलाकारों का भी बारी आएगी, तुम ही लोग कैसे कर रहे हो। मैंने कहा तू यार भाई ये तो बहुत गलत। ये तो मैंने कहा मेरा वो है ना, यही था मेरा, ये सबसे उसको लंबा चौड़ा लिख के दिया। तो जैसे हर कलाकार या कोई भी जैसे फेमस हो जाता है तो ट्रोलिंग फेस करनी पड़ती बहुत ज्यादा, है, तो आपने भी ट्रोलिंग फेस की है? नहीं मैंने तो कुछ नहीं, मैं कुछ बोलता ही नहीं हूँ ज्यादा, अच्छा। क्योंकि आजकल ऐसा है ना, कुछ आपने अच्छा बोल दिया उसमें भी आपको पीछे से पिन करने वाले मिल जाएंगे, आपने गलत बोल दिया तो वो तो फिर फिर तो तो समझ लो कि पूरा हो गया काम तमाम। एक छोटी सी स्टेटमेंट भी आजकल वायरल हो किसी के पोस्ट में कमेंट करना भी मतलब ये हो गया कि मतलब उसने अति सुंदर लिख दिया तो तूने कैसे लिख दिया अति सुंदर, ये भी आप मिल जाएगा आज तो ना। सोच सोच पे। सोच पर डिपेंड है, और सोच समझ के ही मैं पोस्ट में कमेंट भी करता हूँ। जी, बहुत सही। कोई गाना जो आप कभी नहीं गा पाए लेकिन हमेशा से गाना चाहते थे? जैसे तो कौन से गाने होंगे, गाए तो सभी होंगे। एक था हमारे पहला अद्दा का गाना, क्या कहते हैं, सर गा के बताइए फिर, याद आ गया है तो। आज कला का नानकत बिगड़ी गया, आज कला का नानकत बिगड़ी गया, पूसा का बनर जैसा, पूसा का बनर जैसा दिल दिल फिलन रया, आज कला का नानका से बिगड़ी गया। कितनी बार सोचता हूँ कभी गाऊंगा करके मंच में, अच्छा, आज पहली बार गाया आप? वो मौका ही नहीं मिलता है गाने का मंच में, क्योंकि मंच का ऐसा हो जाता है ना, पब्लिक क्या मांग रही है वो पब्लिक के हिसाब से डालना हाँ, पड़ता है। वो तो है। हाँ। संगीत के अलावा कोई हिडन टैलेंट जो कोई नहीं जानता हो? मुझे वॉलीबॉल का शौक था, अच्छा। फुटबॉल का शौक था, बहुत खेला है मैंने, घुटने में फोड़ रखे हैं अभी वॉलीबॉल, और उससे जी शौक थे। अच्छा, मैं एक हिंदी गाना आपको बताती हूँ, आपको उसको पहाड़ी टोन में गाना है, पहाड़ी शब्दों के साथ। ये गाना है तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। आप कैसे गाएंगे? तारीफ करूं मैं वी की जलीत के बन रे, तारीफ करूं मैं वी की जलीत के बन रे। बहुत खूब सर, बहुत खूब। सोशल मीडिया का रोल आप देख ही रहे होंगे कि कितनी डिग्री करने के बाद भी, पढ़ाई करने के बाद भी व्यक्ति उतना नहीं कमा पा रहा है जितना सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर बन के कमा ले रहा कमा ले रहे जी। ना, मतलब वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि मतलब यार जो हमारा उत्तराखंड है, बेरोजगारी से मतलब बहुत तड़प रहा है आदमी ना। आज हल्द्वानी में आदमी काम कर रहा है, जिसका घर है वो तो ठीक है, 4,000 10,000 में आदमी नौकरी कर रहा है, और क्या कहते हैं कमरे जो मिल रहे हैं, क्या कहते हैं 5-5 6-6 हज़ार के सिंगल रूम मिल रहे हैं। आदमी क्या रूम में देगा, क्या वो कमाएगा, क्या वो बच्चों को देगा, क्या बच्चों की फीस देगा, और फीस भी इतनी महंगी होगी स्कूलों की कि आदमी मतलब एक अच्छा खासा आदमी जो पढ़ा सके। जितने प्राइवेट वाले हैं, क्या कहते हैं जो बेचारे नहीं कर रहे, वो बेचारों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं।
सर अपने आप को आप आने वाले 5 सालों में कहाँ देखते हैं? मैं 5 सालों में तो शायद तो बहुत आगे हूँगा। कम क्यों करूँ, आगे को ही बिल्कुल, लाऊँगा। बिल्कुल। सर बिल्कुल, हाँ। जैसे आपके गाने जा रहे हैं, हम आशा करते हैं यस। और अच्छे गाने हमें अभी जल्द बहुत सुनने को सारे मिलें। हिट गाने आने वाले हैं, अभी जी। हमारे मशक-बीन में हैं कुछ गाने, अभी बहुत सारे अच्छे-अच्छे प्रोड्यूसरों सर के पास सीक्रेट गाने है हैं। या 1-2 आप बता नहीं, 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 सकते हैं? सीक्रेट है वो गाने। सीक्रेट है। जब आएँगे तब पता अब चलेगा। आएँगे तो सबको पता चलेगा, वो कद्दू कटेगा सब में बटेगा। तो वो एक सीक्रेट है, वो बता भी नहीं सकता हूँ। इसमें भी बहुत अच्छा गाना है वो, मतलब एक उत्तराखंड का मैं कहूँ कि मतलब एक ऐसा गाना आएगा वो, जिसमें कमला देवी जी ने भी गाया है मेरे साथ वो गाने, क्या? और हमारी श्वेता मेहरा जी ने उसमें एक्टिंग की है, और हमारे मसक-बीन से वो गाना निकलेगा। तो बहुत अच्छा गाना है वो। जैसे आपके गाने आते हैं, तो फैमिली से क्या रिव्यू मिलता है? और जैसे अब मैम उस पे रील बनाती हैं या नहीं बनाती है? रील, बट वो इन चीज़ों में ज़्यादा वो नहीं करती है, अच्छा। बहुत, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई से ही उसको बिल्कुल, बिल्कुल। फुर्सत नहीं मिल पाती, उनके लिए खाना बनाना, उनके लत्ते कपड़े धोना, क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहता हूँ तो मतलब उसको इतना नहीं रहता। लेकिन मुझे ना सबसे बड़ा सपोर्ट मेरी वाइफ़ का ही है। बहुत बढ़िया। आजकल क्योंकि इतने लोग मेरे साथ फ़ोटो खिंचाते हैं, कोई औरत नहीं सोचेगी कि यार कि मेरे पति के साथ कोई दूसरी लड़की कोई फ़ोटो खींचे, और ना कोई आदमी सोचेगा यार कि मेरी औरत के साथ कोई आदमी फ़ोटो खींचे। हर किसी के दिमाग में आ जाते हैं, लेकिन मेरी वाइफ़ ऐसा नहीं कि मुझे इतना सपोर्ट करती है, मैं इतनी जगह जाता हूँ, हर जगह जाता हूँ, देश-विदेशों में जाता हूँ, कहीं पर भी जाता हूँ, वो घर में है, उसको कोई मतलब नहीं। उसने कहा भाई जा रहा है, सब मतलब काम करके आ रहा है, ला रहा है, कोई टेंशन नहीं है। इसी का सपोर्ट है सबसे बड़ा। सर मैम का इतना सपोर्ट है तो मैम के लिए एक गाना हो जाए फिर। उसी के लिए हैं गाने, जितने भी हैं गाने तो उन्हीं के लिए हैं। सर स्पेशल लव भी डेडिकेट करके। ना उन्हीं के लिए ही हैं, इसी के लिए हैं गाने जितने भी गा रहा हूँ, और इसी के लिए सभी चीज़ है। तो उसके लिए इतनी जल्दी क्या गाना गाऊँ मैं उसके लिए। आसमान की परी मेरी काया की कंचना पानी तल पर छाया देखी न बोझा न माना दर्पण छाया तेरी हेरी लाली गयो जो बना। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर जैसे कहते हैं ना एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। वैसे ही आप बता रहे हैं कि मैम का बहुत बड़ा सपोर्ट है बहुत आपके बड़ा पीछे। सपोर्ट है। तो सर मेरा आखिरी सवाल यूथ के लिए है, जो यूथ काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं या कहीं न कहीं थोड़ी-सी मेहनत करने के बाद निराश हो जाते हैं, क्योंकि आजकल हर कोई सोचता है कि वो जल्दी तरक्की हासिल कर ले, कोई नाम हासिल कर ले, लेकिन वो इतनी जल्दी पॉसिबल है? और क्या यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं पहले तो ये कहूँगा कि जिसको आजकल क्या कहते हैं बिना मेहनत का जो आगे बढ़ जा रहा है, वो तो इसके लिए लक है उसका। कि भाई कि मतलब तुझे बिना मेहनत का तू आज आगे बढ़ गया है। और मैं चाहूँगा जो मेहनत करके आगे आएगा ना, तो वो उससे भी बेहतर लायक है उसके लिए। तो क्योंकि वो जो आदमी ठोकर खा-खा के आता है ना, मतलब उसका एक अलग ही आनंद है आगे बढ़ के, और वो उसका जो काम करेगा ना, वो करेगा तो उन चीज़ों को सीख-सीख के काम करेगा, तो वो चीज़ वो आदमी के दिमाग में आएगी। उसने कहा भाई वहाँ पर ये चीज़ ऐसा होता था, और जो आदमी कट-टुक एकदम से आगे बढ़ा है ना, तो वो सोच नहीं पाएगा। उसके दिमाग में नहीं आएगी यार बैर मु किसी ने बोल दिया डायरेक्ट, उसने कहा दादा बैर गा दो, वो नहीं बोलेगा यार। जो नया वाला है उसने सीखा ही नहीं है बैर क्या है। उसको कहेगा यार दादा ये सोरियाली न्योली गा दो, वो बोलेगा ही नहीं सोरियाली न्योली क्या होता है करके ना। जो आदमी सीख के आया है, जो पहले ठोकर खा के आया है, जिसने क्या कहते हैं 15-20 साल लगा दिए इस फील्ड में, जो आदमी 5-6 सालों से सीख के आ रहा है, तो उसको कहीं न कहीं पर ये आ जाएगा कि यार क्यों? क्योंकि वो हर जगह कॉम्पिटिशन जितने होते हैं उन कॉम्पिटिशनों में भाग ले रहता है, वो ग्रुप के साथ काम करे रहता है, जो ग्रुप होते हैं, कल्चरल ग्रुप होते हैं, उनके साथ काम करे रहता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आजकल जो हमारे जितने भी गाने बन रहे हैं, जो हमारे युवा भाई हैं, युवा मैं भी युवा ही हूँ अभी, जितने भी हमारे भाई लोग हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि यार अपने उत्तराखंड को लेके चलें। अपना जो उत्तराखंड का खान-पान, हमारा जो पहनावा, हमारा जो यहाँ की जो महिलाओं का श्रृंगार, और यहाँ का जो हमारा वातावरण, जो हमारा यहाँ का क्या कहते हैं पर्यावरण, जो हमारा यहाँ का एक पर्यटन है, उसको लेके चलना। जो यहाँ के देवी-देवताएँ हैं, तो उनको लेते हुए आना, और उन्हीं को आप लोग अपने गाने के माध्यम से प्रोना है, और आप लोगों ने आगे अपने उत्तराखंड को बढ़ाना है। क्या कहते हैं आजकल गाने तो हर कोई बना रहा है, हर चीज़ आ रहे हैं, हर किसी के पास गाने आ रहे हैं, मैं भी बना रहा हूँ। बट जो एक उत्तराखंड को एक जो कल्चर को लेते हुए जो चलेगा ना, तो वही एक हमारे लिए एक अच्छा मैसेज जाएगा।
तो मैं ये कहता हूँ हमारे जो युवा हैं, युवाओं से कि यार भाई अपने उत्तराखंड को छोड़ के मत जाना, अपने उत्तराखंड को ही लेके आगे आना। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात कही आपने कि जो स्ट्रगल करके आगे आएगा उसको उस चीज़ की वैल्यू रहेगी, वैल्यू डे और जो बिना स्ट्रगल के आ जाएगा उसको तो बिना कुछ करे सब कुछ मिल जा रहा है। सब कुछ मिल जाएगा ना, उसको कोई पता नहीं चलेगा ना कहाँ से क्या है, कैसा होगा, होता करके। आज हमने स्ट्रगल किया है तो हमें पता है ना, बिल्कुल हमें हमें पता है ना वैल्यू क्या होती है करने की। जी। तभी उतने मैंने शील्ड तोड़े थे, उतना सभी चीज़ हुआ था मेरे मेरे लिए, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा था तो मुझे फल नहीं मिल रहा था ना। आज वो फल मिला है तो बिल्कुल हाँ, मुझे पता चल रहा है यार कि हाँ, कि यार हाँ, मतलब वहाँ पर ऐसा हो रहा था। आज कहीं पर कोई बोलता है यार कि राकेश भाई ये गाना है या ये करना है, वो करना है, तो दिमाग में फट करके आ जाता है कि यार हाँ, मैंने ये चीज़ उनके मुँह से सुना था तो ये ऐसे ही होगा शायद, इसको गा देता। बिल्कुल। सब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे थैंक यू। पॉडकास्ट में आने के लिए और हमें थैंक समय यू। देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ राकेश खनवाल जी। आपने इनके सुना ही, इनके कितने अच्छे-अच्छे गाने गाए हैं। आपने लाइव तो काफ़ी बार सुना होगा, लेकिन न्यूज़ 31 पॉडकास्ट के ज़रिए आपने इन्हें एक बार और सुना। तो ऐसे ही खास मेहमान हम आपके लिए लाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 31 पॉडकास्ट। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में नए मेहमान के साथ। धन्यवाद।